जानने की कोशिश करते हैं कि ये होल्डिंग कंपनी में जो सम्स हैं इस चैप्टर में, उसमें ये अनरियलाइज प्रॉफिट किसको बोलते हैं। बहुत सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश करूँगा और आसानी से आपको आ भी जाएगा एक ही दो स्टेप्स में, ठीक है। अनरियलाइज प्रॉफिट नॉर्मल वे में कहा जाता है अगर कोई भी सेलर, सिंपल वे में सेलिंग कंपनी, कोई सेलिंग कंपनी है, वो आपको गुड्स बेचती है, आप बाइंग कंपनी हो, आप गुड्स खरीद रहे हो। सेलिंग कंपनी ने अभी तक आपको गुड्स डिलीवर नहीं किया है, अभी तक गुड्स आपको डिलीवर नहीं किया है, ठीक है। पर उसे आप अपने स्टॉक में प्रॉफिट के साथ एडेड बता देते हो। देखो क्या होता है, कई बार सेलिंग और बाइंग का जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, हम यही समझ लेते हैं गुड्स सोल्ड हो गया, और हम क्या करते हैं अपने स्टॉक में उसको प्रॉफिट के साथ ऐड कर लेते हैं। समझ में आया। लेकिन जब एक्चुअल में ये डिलीवर ही नहीं हुआ है तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है वो क्या प्रॉफिट हो जाता है, वो प्रॉफिट हो जाता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। समझ में आया। अनरियलाइज मतलब समझ रहे हो ना, अभी परफॉर्म ही नहीं हुआ है, तो आप उसे प्रॉफिट कैसे कंसिडर कर सकते हो। अब पूरे अच्छे से इस सम में समझते हैं। जैसे हमारी होल्डिंग कंपनी, आप चाहो तो स्टॉप करके रिपीट कर लेना, या यहाँ चाहो तो फिर से समझ सकते हो। होल्डिंग कंपनी कोई गुड्स खरीदती है, ठीक है, बाई करती है, किसके पास से, सब्सिडरी कंपनी से। ये अपोजिट भी हो सकता है कि सब्सिडरी कंपनी खरीदे। समझ में आया। कोई भी एक दूसरे को सोल्ड आउट परचेस आउट कर सकता है, क्लियर। कोई भी परचेज सेल कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि होल्डिंग कंपनी हमेशा खरीदे, ये भी खरीद सकती है, कई बार ये भी खरीद सकती है। तो वाइस एंड वर्सा ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गुड्स इन लोगों ने खरीदे पर अभी तक गुड्स डिलीवर हुए नहीं हैं। समझ में आया। जैसे नॉर्मल वे में क्या हो जाता है, होल्डिंग कंपनी क्या करती है, सपोज़ होल्डिंग कंपनी ने गुड्स बेचे हों या होल्डिंग कंपनी ने गुड्स खरीदे हों, कोई भी गुड्स खरीद सकता है, कोई भी गुड्स बेच सकता है। समझ में आया। तो अब यहाँ हमने ऐसा लिया कि हमारी जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या कर रही है, गुड्स खरीद ले रही है, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी के पास से, या सब्सिडरी कंपनी गुड्स खरीद रही है किसके पास से, होल्डिंग कंपनी के पास से। आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो, उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। जैसे कोई भी नाम ले लो दो कंपनी का, प्रशांत लिमिटेड, सैलिस लिमिटेड। सैलिस लिमिटेड हमारी क्या हो जाती है, होल्डिंग कंपनी हो जाती है। प्रशांत लिमिटेड क्या हो जाती है, वो हमारी सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। और फिर क्या होता है, गुड्स परचेज़ करते हैं हम लोग किससे, सब्सिडरी कंपनी से। अब यहाँ हमारी होल्डिंग कंपनी ने गुड्स परचेज़ किया किसके पास से, सब्सिडरी कंपनी के पास से, लेकिन अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं हुए हैं, गुड्स आउट ऑफ स्टॉक नहीं गए हैं। मतलब सिंपल चीज़ें, यहाँ से गुड्स यहाँ डिलीवर नहीं हुआ है। लेकिन हुआ क्या, होल्डिंग कंपनी जब अपना बैलेंस शीट बना रही है तो उस बैलेंस शीट में उसने वो प्रॉफिट एडेड दिखा दिया, उसने प्रॉफिट एडेड दिखा दिया। और सब्सिडरी कंपनी ने क्या दिखा दिया कि उनके पास स्टॉक प्रॉफिट के साथ आ चुका है। मतलब उनके स्टॉक में प्रॉफिट के साथ की वैल्यू आ गई। और हमारा जो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में P&L होता है, उसमें हमने ये अनरियलाइज प्रॉफिट भी दिखा दिया, जो एक्चुअली में हुआ नहीं होता है। सिंपल वे में है ना, जब गुड्स आपके पास आया ही नहीं है तो आगे चल के शायद चेंज भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आप उसे पहले से अपने प्रॉफिट में ऐड नहीं कर सकते, ना ही सब्सिडरी कंपनी उसे अपने स्टॉक में ज़्यादा बता देती है प्रॉफिट के साथ। तो हमें ये दो चीज़ नहीं बताई जानी चाहिए, क्योंकि यही प्रॉफिट को हम क्या बुलाते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट, जो अभी परफॉर्म हुआ ही नहीं है, जो अभी परफॉर्म हुआ ही नहीं है। समझ में आ। याद रख लेना, चाहे होल्डिंग कंपनी खरीद रही हो या बेच रही हो, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, होल्डिंग कंपनी खरीद रही है सब्सिडरी कंपनी से, ठीक है, उसमें बताया गया रहेगा कि गुड्स अभी डिलीवर ही नहीं हुए हैं, ठीक है। हाँ, बता दिया रहेगा कि सपोज़ ऐसा बताया होगा कि 20,000 के गुड्स खरीद रही है, ठीक है, बताया रहेगा 10% किस पे, प्रॉफिट पे। तो याद रखना, यहाँ से कौन सी वैल्यू लेस होती है, तो जो आपकी प्रॉफिट वाली वैल्यू आई होती है, ठीक है। प्रॉफिट वाली वैल्यू में भी जितना भाग होल्डिंग कंपनी का होगा, माइनॉरिटी का हटाना पड़ेगा ना, ठीक है, कि इसने जो स्टॉक अपना, जैसे सब्सिडरी कंपनी ने अपना जो स्टॉक बेचा है,
समझ में आ? उस स्टॉक के बेस पे से जो प्रॉफिट वगैरह होता है, चलो उसे माइनॉरिटी नहीं बोलते हैं, बस याद रखना, लेकिन होल्डिंग वाला अपने परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट इंडिकेट करता है। अब एक सम लेता हूँ तो मैं समझ में आएगा। सबसे पहले इस सम में करना क्या होता है, ऐसे में करना क्या होता है, बस याद रखना होता है कि बैलेंस शीट के जो रिजर्व सरप्लस के अंदर P&L होता है वहाँ से ये प्रॉफिट माइनस करना पड़ता है, स्टेप नंबर 1। और याद रखना सब्सिडरी कंपनी में जो स्टॉक होता है, सब्सिडरी कंपनी में जो स्टॉक होता है उसमें से भी प्रॉफिट ये माइनस करना होता है। ईजी में मैं याद रखने के लिए बता दूं, अनरियलाइज प्रॉफिट वाला जब टॉपिक आता है तो आपको होल्डिंग कंपनी के रिजर्व सरप्लस जो हम P&L बनाते हैं, रिजर्व सरप्लस में P&L बनाते हैं, उसमें से पहले ये अनरियलाइज प्रॉफिट वैल्यू फाइंड कर लेने का, फिर उसे यहाँ से भी माइनस कर देने का, और सब्सिडरी कंपनी जो आप लास्ट में कंबाइन कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाते हो उसमें P&L में से लेस करना होगा, और एसेट साइड के स्टॉक में से भी क्या करना होगा, लेस करना होगा। फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है वो फाइंड करो। अनरियलाइज प्रॉफिट में से भी ये देखना है कि उसमें होल्डिंग कंपनी का कितना है उनके परसेंटेज के हिसाब से। स्टेप नंबर 1 अनरियलाइज प्रॉफिट फाइंड करो। होल्डिंग कंपनी के हिसाब से अनरियलाइज प्रॉफिट का कितना पोर्शन है वो देखो। स्टेप नंबर 3 जो कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाते हो उसमें प्रॉफिट में आपने एडेड कर दिया है तो आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा, ये परसेंटेज आया हुआ है प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। और चौथा, कंसोलिडेट बैलेंस शीट के एसेट में ही स्टॉक में से भी ये P&L माइनस करना पड़ेगा। ये हो गया पूरा अनरियलाइज प्रॉफिट। ये कर दोगे तो पूरा अनरियलाइज प्रॉफिट का सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक सम बताता हूँ मैं। अभी अगर ये क्वेश्चन हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन है, पूरा समझा देता हूँ। ये सम भी आप जल्दी से सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना। बैलेंस शीट दी हुई है शैलेश लिमिटेड प्रशांत लिमिटेड की 31/3/2019 की। शैलेश लिमिटेड प्रशांत लिमिटेड, शैलेश लिमिटेड हमारा यहाँ होल्डिंग कंपनी हो गया, प्रशांत लिमिटेड हमारा, ठीक है, वो अभी आगे एडजस्टमेंट्स में या इन्वेस्टमेंट देख के ही पता चल जाता है। प्रशांत हमारा सब्सिडरी कंपनी हो गया। शेयर कैपिटल दे दिया, जनरल रिजर्व, P&L। अब देखो आगे आते हैं, आगे पॉइंट में डायरेक्टली जो इन्होंने दिया हुआ है एसेट्स दिया है, टेंजिबल नॉन, ये दिया है इनका इन्वेस्टमेंट। 6000 शेयर्स ऑफ लिमिटेड इन्वेस्ट किया है, मतलब 1,02,000 हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, परचेजिंग की है होल्डिंग कंपनी की। शेयर्स दे दिया, स्टॉक दे दिया, डेटर्स दे दिया। अब यहाँ आते हैं, देखो शैलेंद्र लिमिटेड ने परचेज़ किया है शेयर्स प्रशांत लिमिटेड के, ठीक है, वो तो हमको पता ही है कि होल्डिंग कंपनी कौन है, सब्सिडरी कंपनी कौन है, तो हमको ऑलरेडी पता चल चुका है। हाँ, जिस दिन खरीदा मतलब प्री एक्विजिशन किस में लेते हैं, कैपिटल प्रॉफिट पे, मैंने बताया था। प्री एक्विजिशन आया मतलब कौन सा प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन आया तो उसे किस में ले लेने का, रिवेन्यू प्रॉफिट। बताया था ना, कैपिटल प्रॉफिट दोनों में बढ़ता है, होल्डिंग में और माइनॉरिटी में, और रिवेन्यू प्रॉफिट जो आता है वो माइनॉरिटी में जाता है और बचा हुआ जाता है कंसोलिडेट बैलेंस शीट में। समझ में आया? ये दे दिया है प्री एक्विजिशन का 8,000 P&L और 7,200 जनरल रिजर्व, ठीक है। उसके बाद ये रही हमारी इंपॉर्टेंट लाइन, आउट ऑफ द गुड्स परचेज बाय प्रशांत लिमिटेड। जो प्रशांत लिमिटेड ने गुड्स खरीदा है किसके पास से, शैलेश लिमिटेड के पास से, ठीक है, फ्रॉम शैलेश लिमिटेड। तो शैलेश लिमिटेड हमारा यहाँ क्या था, शैलेश लिमिटेड हमारा यहाँ यस होल्डिंग कंपनी था। तो यहाँ देखो थोड़ा अलग हुआ है, होल्डिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी से भी खरीदे, जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वही आएंगे। शैलेश लिमिटेड के पास से खरीदा है किसने, सब्सिडरी कंपनी ने, मतलब आप सब्सिडरी कंपनी ने खरीदा है किससे, होल्डिंग कंपनी से। गुड्स ऑफ ₹12,000, लेकिन वो अभी भी क्या है, स्टिल इन स्टॉक, मतलब डिलीवर हुए नहीं है। शैलेश लिमिटेड ने कितना % प्रॉफिट चार्ज कर दिया, 20% प्रॉफिट चार्ज कर लिया कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है। हाँ, एक भी एक्स्ट्रा है, आप डायरेक्टली ऐड कर देना है, डेप्टर्स ऑफ शैलेश लिमिटेड इंक्लूड 5,000 ड्यू फ्रॉम प्रशांत लिमिटेड। चलो ये तो आपके डेटर्स में जब आप एंट्री कर रहे होगे तो वहाँ पे ये 5,000 के लेस की एंट्री आ जाएगी, ठीक है। अब हम आगे वाले पॉइंट पे आते हैं कि हमें समझना क्या था। जो एडजस्टमेंट था उसमें हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, तो उन्होंने बताया कि हमने 12,000 का स्टॉक खरीदा है, 12,000 का स्टॉक खरीदा है और चार्ज किया प्रॉफिट कितना, 20%। तो मैं बोल सकता हूँ ये 12,000 कितना हो गया, 120 का, क्योंकि 20% प्रॉफिट चार्ज किया। तो मुझे जानना है 20% का। समझ में आया? तो 20% का कितना हो जाएगा बताओ, अगर 12,000 का इतना तो 20 का कितना, क्योंकि मुझे स्टॉक नहीं जानना है, मुझे क्या जानना है, प्रॉफिट, इसलिए मैंने कौन सा परसेंटेज रखा है, प्रॉफिट का रखा है। मल्टीप्लाई कर दोगे, 120 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2,000,
2000 आ गया। ये 2000 कंप्लीट बोल सकते हो इसको कि हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया, अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया हमारा 2000। लेकिन मैंने कहा था अनरियलाइज प्रॉफिट ही नहीं बांटते। ये तो फर्स्ट स्टेप आपने सॉल्व किया। सेकंड स्टेप बताया था मैंने, इसे आप परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी का निकाल लेने का, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी दी हुई है कि उन्होंने कितने शेयर्स, उनके टोटल शेयर्स कितने हैं उस पर उन्होंने परचेज़ किया है। तो आप परसेंटेज देख लेना, जो भी परसेंटेज आपके सब में आ जाए। जैसे इधर के क्वेश्चन में इन्होंने कितने शेयर परचेज़ किए हैं, 6000 शेयर परचेज़ किए हैं, और इनके नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, 75 है, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेयर्स इनके कितने हो जाते हैं, 75। तो 60 शेयर्स परचेज़ 75, अब वो 1000 है, 6000 है, 7500, तो मैं इसको कट करके थोड़ा शॉर्ट में कर लेता हूँ, ठीक है। वो हो जाता है 15 4 ज़ा 15 5 ज़ा, तो मैं 4/5 कर सकता हूँ। आप चाहो तो परसेंटेज करना हो तो बस डिवाइड करके इंटू 100 कर लेना, ठीक है। तो जो भी ये वैल्यू आई थी 2000 की, इसको मैं होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 4/5 कर दूँ, ठीक है। तो पता चल जाता है कितना आ रहा है, होल्डिंग कंपनी का शेयर है 1600। बस आपको यही फाइंड करना था। अब ये 1600 क्या है, जैसे आप सब सॉल्व करते थे वैसे ही। अब ये 1600 को स्टेप नंबर 3, जब आप कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाओगे तो जो भी आपका P&L होगा उसमें से आप इसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, जब आप क्लोजिंग आप एसेट में, बैलेंस शीट के कंसोलिडेट बैलेंस के एसेट शीट में जब आप स्टॉक में आओगे तो वहाँ से भी ये 1600 का प्रॉफिट क्या कर देना है, लेस कर देना है। अब देखो पूरा सम अगर सॉल्व करूं तो आपको पता है सबसे पहले फाइंड करना पड़ता है कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट, ठीक है। तो वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कंपनी के पास पहले कितना प्रॉफिट था, सब्सिडरी कंपनी का पहले का प्रॉफिट दिखा रहा है 18,000 और रिजर्व दिखा रहा है 7,200, ठीक है। तो 7,200 रिजर्व दिखा रहा है टोटल और 18,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। पर उधर एडजस्टमेंट में लिखा था 7,200 रिज़र्व है प्री एक्विजिशन का, जनरल रिज़र्व है, और P&L है कितना 8,000। तो टोटल कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा 15,200। अब यही 7,200 ओपनिंग में भी है और क्लोजिंग में भी है। मतलब जनरल रिज़र्व का जब पोस्ट की बात करो तो पोस्ट में उसका जनरल रिज़र्व कुछ भी नहीं है, जो रिज़र्व था उसका पहले का ही था। और P&L कितना आ जाएगा, 18,000 में से 8,000 किसका था, प्री का था, तो बचा कितना 10,000। तो ये 10,000 किस में आ जाएगा, पोस्ट में आ जाएगा। ये हो गया हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट। अब 15,200 दो लोगों में बटेगा, होल्डिंग कंपनी में भी बटेगा 4/5, माइनॉरिटी कंपनी में बटेगा 1/5, ठीक है। ये कितना आया 10,000, ये 10,000 पता है ना, 1/5 जाएगा किस में, माइनॉरिटी में। बाकी का जो बचेगा 4/5 वो सीधा जाएगा कहाँ, कंसोलिडेट बैलेंस शीट में। समझ में आया, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, समझने जैसी थी। जैसे अब डायरेक्टली अगर मैं आपको बैलेंस शीट में दिखा दूं तो देखो इन्होंने इनका शेयर कैपिटल 2,40,000 वैसे ही लिखा है, इसका जनरल रिज़र्व था इसने वैसे ही लिखा है। क्यों, सब्सिडरी कंपनी का कोई जनरल रिज़र्व नहीं है, वो तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। P&L में आते हैं, होल्डिंग कंपनी ने अपना P&L वैसे का वैसे ही रखा है, लेकिन इसमें से क्या माइनस किया है, होल्डिंग कंपनी ने जो प्रॉफिट ऐड कर दिया था, देखा मैंने बोला था पहले कहाँ से माइनस करना है, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से। तो पहले होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से 1,600 हटा दोगे तो ये आ जाएगा। ये तो वो जो रिवेन्यू प्रॉफिट बचता है वो आता है सेम, वो यहाँ आ जाएगा, प्लस कर दोगे ये मिल जाएगा। करेंट लायबिलिटी में माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, तो देखो वर्किंग नोट किया गया ही है। शेयर कैपिटल 75,000 था टोटल, इसमें इनका इतना, शेयर कैपिटल जो प्रॉफिट में से हम बांटते हैं जो आपने अभी फाइंड आउट किया उसका 4/5, इन्वेस्टमेंट माइनस कर दोगे तो यू विल गेट गुडविल। गुडविल पता है ना, इंटेंजिबल साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे इंटेंजिबल में लिख देते हो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट सेम 75,000 का 1/5। ये पीछे मैं सम करा चुका हूँ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये रिपीटेड ही है, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ बस अनरियलाइज प्रॉफिट का पॉइंट नंबर डन, 1600 यहाँ लेस कर देना है। फिर क्रेडिटर्स माइनॉरिटी सब फाइंड आउट किया है, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स में ये आगे हमने लिखा गुडविल, क्लियर। ये रहा स्टॉक में से हमने अनरियलाइज प्रॉफिट क्या किया है, माइनस किया। मैंने कहा था 2 जगह, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा, इसको ट्राई करना कि अच्छे से आपका आंसर टैली हो सके, ठीक है। हाँ बस एक चीज़ और, ये जो डेटस वाला पॉइंट था हमारा, यहाँ डेटस पहले 24,000 था, पर एडजस्टमेंट में बोला है कि सैलेस लिमिटेड ने 5,000 ड्यू ऐड रखा है, तो वो हम 5,000 हटा देंगे। तो डेटस यहाँ खाली कितना आ जाएगा, 19,000, क्लियर।
तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, सॉल्व करके सेंड कर दो क्वेश्चन फटाफट। होप सो टॉपिक समझ में आया। जो नहीं समझ में आएगा वो मुझे बताते रहना। मैं अब अगला टॉपिक देने वाला हूँ कुछ ही देर में, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, चलो सॉल्व करके सेंड करो।